ये कहानी है 13 साल वेंसडे एडम नाम की एक लड़की की, जिसके चेहरे पर किसी तरह के कोई इमोशंस भी नहीं थे और मौत को लेकर उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था। वो सोचती थी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और उसका क्या होता है। इसीलिए उसे अक्सर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद था। उसे देखकर सबको अजीब सा लगता था, जैसे वो इस दुनिया की ही ना हो। तो चले देखते हैं कि आखिर वो लड़की ऐसी क्यों थी। तो मूवी के शुरू में वेंसडे को एक स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी डरावनी आंखों के साथ चल रही थी। वहीं बाकी सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। जब वेडनेसडे अपना लॉकर खोलती है तो उसके अंदर उसे अपना भाई नजर आता है, जिसके मुंह में एक सेब था। वेडनेसडे उसकी रस्सियों को खोल देती है। तभी अचानक उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखती है कि कुछ लोग उसके भाई को टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वेडनेसडे कोई आम बच्ची नहीं है और वो किसी को भी छूकर उसका अतीत और भविष्य देख सकती है। जब वेडनेसडे को पता चलता है कि स्विमिंग टीम के लड़कों ने उसके भाई को टॉर्चर किया था, तो वो 2 बैग्स में पुराना फिशेस को डालकर उनको भरकर स्विमिंग पूल के पास जाकर उन्हें स्विमिंग पूल में फेंक देती है, जिससे सारे लड़के अपनी जान बचाने के लिए पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तब वेडनेसडे उनसे कहती है कि उसके अलावा कोई भी उसके भाई को परेशान नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वेडनेसडे के मदर फादर मोर्टिशिया और गोम्स को दिखाया जाता है। वो दोनों वेडनेसडे की हरकतों परेशान हो चुके थे, इसलिए वो उसे नेवरमोर एकेडमी भेजने के लिए फैसला करते हैं। इस एकेडमी में वो बच्चे रहते हैं जिनके पास कुछ खास ताकतें होती हैं और यहाँ उन्हें अपनी ताकत पर काबू पाना सिखाया जाता है। मोर्टिशिया और गोम्स भी इसी एकेडमी के स्टूडेंट्स थे, जिससे पता चलता है कि उनके पास भी सुपर पावर्स हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के एम्बार्क्स को दिखाया जाता है, जो एक हाइकर था। वो नेवरमोर एकेडमी के पास वाले जंगल में अकेला चला जाता है। वो जंगल में एक जगह रुककर आराम कर रहा होता है कि अचानक एक अनजान क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उस एरिया की पुलिस को उसकी जख्मी बॉडी मिलती है और वो आसपास की जांच करता है। यहाँ पता चलता है कि ये पहला हादसा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी कई हादसे यहाँ पर हो चुके हैं। दूसरी तरफ वेडनेसडे एकेडमी में जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल लैरिसा बीम से मिलती है, जो उस एकेडमी को चलाती है। लैरिसा उसे रूममेट एनेट से मिलाती है। वो हर मामले में वेडनेसडे से पूरी तरह से अलग थी। एनेट को रंग बहुत पसंद थे और उसने अपने साइड के कमरे को अलग अलग रंगों से सजा रखा था, जबकि वेडनेसडे को काली और डार्क रंग की चीजें पसंद थी। बाद में एनेट वेडनेसडे को एकेडमी में घुमाती है और वहाँ के मेन ग्रुप फैन वर्ड्स, स्टोनर्स और स्किल्स के बारे में बताती है। फैंक्स के ग्रुप में वैम्पायर्स होते हैं, पर्स ग्रुप में वेयरवुल्व्स होते हैं और स्टोनर्स पत्थर्स में बदल सकते हैं और उनके सर पर सांप होते हैं। वहीं स्किल्स में जलपरियां होती हैं, जो लोगों के साथ आसानी से हेर-फेर कर सकती हैं। एनेट वेडनेसडे को सबसे पॉपुलर लड़की बियांसा बार्टलेस के बारे में बताती है, जो बहुत ही खूबसूरत जलपरी थी। बियांसा का एक एक्स बॉयफ्रेंड जेवियर थॉर्प भी उस एकेडमी में होता है, जो अपनी ड्राइंग को असलियत में बदल सकता है। इसके बाद वेडनेसडे के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वेडनेसडे के फादर उस पर नजर रखने के लिए कटा हुआ हाथ वहाँ छोड़ देते हैं, जो जिंदा होता है और उसे थिंक खा जाता है। इसके बाद वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है और वहाँ बायंसा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बायंसा और वेडनेसडे के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और दोनों बराबर पॉइंट पर होते हैं। इसके बाद बायंसा कहती है कि वो बिना किसी हाल मिट के ये गेम खेलना चाहती है और ये गेम तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी एक के शरीर से खून निकलेगा। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर वार पे वार करते हैं। बायंसा वेडनेसडे पर वार करती है और उसके सर के बाईं तरफ एक कट लग जाता है, जिससे वेडनेसडे के सर से खून निकलने लगता है। इस तरह बायंसा जीत जाती है। वेडनेसडे को चोट पर मरहम लगाने के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही वेडनेसडे पट्टी लगाकर बाहर निकलती है, ऊपर से बर्ड के आकार का एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त सेवियर उसे धक्का देकर बचा लेता है। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आती है तो उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई है और उस पर नजर रख रहा है। वो कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे उसे थिंग मिल जाता है। वेडनेसडे समझ जाती है कि ये उसके पेरेंट्स का काम है, इसलिए वो थिंग से कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा, वरना वो उसे ड्रॉस में बंद कर देगी। थिंग डर जाता है और उससे वादा करता है कि वो वेडनेसडे के साथ गद्दारी नहीं करेगा। वेडनेसडे ने जो ब्रियाना वाला प्रैंक किया था, इस वजह से उसे दिमागी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। लैरिसा उसे नेवरमोर एकेडमी के पास एक छोटे से शहर जेरिको में जांच के लिए लेकर जाती है। वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन उसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसके दिमाग पर एक प्लान आता है और वो वॉशरूम से जाने के बहाने खिड़की से निकलकर भाग जाती है। इस बीच वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसे एक विजन आता है, जहाँ वो देखती है कि उस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। वेडनेसडे डर जाती है और रिलैक्स होने के लिए कॉफी शॉप में पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टाइलर से होती है, जो वहाँ कॉफी बेचने का काम करता है। टाइलर अपनी एक्सप्रेसो मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मशीन में जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे वो इटालियन लैंग्वेज में थे। वेडनेसडे को इटालियन पढ़ना आता था, इसलिए वो आसानी से मशीन को ठीक कर देती है और उसके बदले में वो उसे बस स्टेशन तक छोड़ने को कहती है। टाइलर के कुछ कहने से पहले ही वहाँ वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने वेडनेसडे के भाई को टॉर्चर किया था। वो लोग वेडनेसडे को भी परेशान करने लगते हैं। पहले वेडनेसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन्हें मारने लगती है। कुछ ही टाइम में लैरिसा पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है और वहाँ की हालत देखकर उसे गुस्सा आता है। अब वो वेडनेसडे को डांटती है। इसके बाद वो लोग नेवरमोर एकेडमी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक टूटी फूटी कार दिखाई देती है, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उस कार में वही आदमी था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। उस रात वेडनेसडे वायलिन में बहुत डरावना म्यूजिक बजाती है। वो पूर्णिमा की रात
थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। तभी एलिट वेडनेसडे को बताती है कि वो खुद को वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकती, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती थी। इस बीच थिंक टेलर के कमरे में जाता है और उसे वेडनेसडे से बात करने को कहता है। टेलर डर के उसकी बात मान लेता है और वेडनेसडे से वीडियो कॉल पर बात करता है। वेडनेसडे उसे आने वाले हार्वेस्ट फेयर में मिलने को कहती है और कहती है कि वो लोग वहाँ मजे करेंगे, लेकिन असल में वो सिर्फ वहाँ से भागना चाहती थी। वापस इस फेयर में रेलेसा अपनी नजर उस पर रखती है। इसके बावजूद वेडनेसडे ट्रेलर में मिलने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि वेडनेसडे अपनी क्लास में रोमन से टकरा जाता है। रोमन तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है। रोमन से टकराने के बाद वेडनेसडे को विजन आता है कि रोमन जंगल में किसी के हाथों बेरहमी से मारा गया है। वो डर जाती है और भागने का प्लान बदलकर रोमन को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, रोमन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वेडनेसडे को पेड़ के जरिए ऊपर लटका देता है। इसके बाद वो वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसलिए रोमन कहता है कि कुछ भी पूरा होने से पहले वो वेडनेसडे को मार देगा। इसके बाद वो अपनी जादुई ताकत से वेडनेसडे का गला घोटने लगता है। तभी एक भयानक राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है और रोमन को बेरहमी से मारकर वहाँ से गायब हो जाता है। वेडनेसडे उसकी कटी पटी बॉडी पर पड़ी हुई इस तस्वीर को उठाती है जिसे रोमन की माँ ने बनाया था। उसी वक्त पुलिस का हेड अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ आता है और रोमन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बॉडी नहीं मिलती। इसके बाद वेडनेसडे को पुलिस हेड के साथ दिखाया जाता है जो वहाँ हुई घटना के बारे में उसे बताती है, लेकिन हेड को उसकी रिएक्शन वाली बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये काम नेवरमोर एकेडमी के किसी स्टूडेंट का है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है। उसकी नजर दीवार से निकलते हुए रोमन पर पड़ती है जो जिंदा था। जब वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि एनिक पियो के नाम के एक कॉम्पिटिटर की तैयारी में बिजी है। ये एक बोट रेस की गेम थी जो हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। बाद में वेडनेसडे रोमन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेरोसा उसे कहती है कि रोमन को एकेडमी से निकाल दिया गया है, जिसका कारण वो उसे नहीं बता सकती। वेडनेसडे को शक होता है और वो प्लान बी के मुताबिक थिंक को रोमन पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेजती है। फिर सीन बदलता है और रोमन को एक रेलवे स्टेशन में जाते हुए दिखाई जाता है। थिंक उसका पीछा करता है। रोमन आसपास के माहौल को चेक करने के बाद वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है, लेकिन थिंक रास्ता भटक जाता है, इसलिए वो रोमन को अपना रूप बदलते हुए देख नहीं पाता। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी लेरेसा का रूप ले लेता है। यहाँ पता चलता है कि लेरेसा ही अपना रूप बदलकर रोमन की मौत को छिपाने की कोशिश कर रही थी। वेडनेसडे के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो रोमन की मौत का सुराग ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ उसे टेलर मिलता है जो अपने बाप का पीछा करते हुए वहाँ आया था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को रोमन का चश्मा मिलता है। वो उसे उठाती है और उसे विजन आते हैं जिसमें वो देखती है कि रोमन के पास पीले रंग की किताब थी, जहाँ से उसे उसकी माँ की बनाई हुई तस्वीर मिली थी। इसके बाद वेडनेसडे तुरंत ही अपनी क्लास टीचर के पास जाती है और उसे किताब के बारे में पूछती है। उसकी टीचर बताती है कि वो किताब पुराने स्टूडेंट्स के समाज से जुड़ी हुई है, जिसे नाइट शेड्स कहा जाता है, लेकिन उस समाज को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है। फिर स्कूल से जाने के बाद वेडनेसडे रोमन के कमरे में किताब ढूंढने के लिए जाती है। रोमन के बेड के नीचे उसे एक मास्क मिलता है। वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ रोमन का रूममेट जेवियर आ जाता है और उसे देख के वेडनेसडे बेड के नीचे छुप जाती है। जेवियर से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बाइंसा भी वहाँ आ जाती है। वेडनेसडे उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चलता है कि बाइंसा आने वाली गेम्स में उसको हराने का प्लान बना रही है। के बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आ जाती है और बाइंसा को रेस में हराने के लिए गेम में उसका साथ लेने का फैसला करती है। अगले दिन एलिट और वेडनेसडे गेम के लिए तैयार हो जाते हैं। इस गेम में सब कुछ अलाउड होता है, इसलिए बाइंसा इसका फायदा उठाती है। रेस में 4 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और रूल्स के मुताबिक गिरे बिना डेस्टिनेशन तक जाकर जो पहले आ जाएगा वो रेस जीत जाएगा। जैसे रेस शुरू होती है, बाइंसा अपनी दोस्त को इशारा करती है जो एक जलपरी थी और बाकी बोट को बर्बाद करने के इरादे से बाइंसा का साथ दे रही थी। वो तालाब में कूदकर एक कश्ती को बर्बाद कर देती है, जिससे वो टीम तालाब में गिरती है और रेस से बाहर हो जाती है। वेडनेसडे और एलिट पूरी तैयारी के साथ रेस कर रहे थे और थिंक उसमें उनकी मदद कर रहा था। थिंक की मदद से वो बाइंसा की दोस्त को एक जाल में फंसा लेते हैं। रेस के दौरान ही वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो अपने सामने अपनी जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखती है जिसके बाल सुनहरे रंग के होते हैं। वो वेडनेसडे को कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है, जिससे वेडनेसडे काफी उलझन में पड़ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो असली दुनिया में वापस आती है उसे पता चलता है कि बाइंसा रेस में आगे निकल गई है, लेकिन वो हार नहीं मानती और बाइंसा की चालों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके ये रेस जीत जाती है। 40 साल के बाद पहली बार कोई नॉन सायरन टीम ये रेस जीती थी। लेरोसा को पियो का ट्रॉफी देती है। लेरोसा को ज्यादा टेंशन पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेरोसा पुराने स्टूडेंट एडवर्ड एलन पी की मूर्ति के पास जाती है और अचानक उसकी नजर उस मूर्ति के हाथ में रखी हुई पत्थर की किताब पर जाती है। इसके नीचे उसे एक निशान दिखाई देता है। वो निशान ठीक वैसा ही था जो उस तस्वीर में बना हुआ था, जिसे रोमन ने मरने से पहले उसे दिया था। उस बुक में वेडनेसडे को कुछ पहेलियां मिलती हैं, जिसे वो फौरन से सुलझा लेती है और उसे सुराख मिलता है। उस सुराख 2 बार चुटकियां बजाना होता है। जब वो 2 बार चुटकी बजाती है तो अचानक एक छुपा हुआ बरामदा खुल जाता है, जहाँ एक कमरा होता है। वहाँ वेडनेसडे को रोमन की किताब मिल जाती है, जिसमें रोमन ने तस्वीर को फाड़कर निकाला था। वो उस किताब को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे चली जाती, कोई इसके सर को एक काले कपड़े से ढक देता है। थोड़ी देर के बाद जब काले कपड़े को हटाया जाता है, तब वो देखती है कि बाइंसा, जेवियर और कुछ स्टूडेंट उसे घेर कर खड़े हुए हैं और ये सभी नाइट शिफ्ट के लोग हैं।
यहाँ पता चलता है कि लैरिसा ने उनके ग्रुप को खत्म किया था। इसके बाद ज़ेवियर उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लैरिसा को दिखाया जाता है जो आउटस्टेज के बारे में बताती है, जहाँ अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को शहर के आम लोगों से मिलना जुलना होता है और उनके साथ काम करना होता है। इन लोगों को नॉमिनीज कहा जाता है। जब वो शहर पहुँचते हैं तो वेडनेसडे ज़ेवियर को बताती है कि उसके रूममेट की मौत हो चुकी है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता और वह कहता है कि रोवन की मौत नहीं हो सकती, उसे बस अकेडमी से निकाल दिया गया है। इसके बाद वेडनेसडे उसे वो तस्वीर दिखाती है जो रोवन की माँ ने बनाई थी। ज़ेवियर उस तस्वीर को करीब से देखता है और कहता है कि इस तस्वीर में जो आदमी है उसने जेरिक शहर को बसाया था और उसका नाम जोसेफ ब्रैक्सटन है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड पे जाने का फैसला करती है, जहाँ जेरिको के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहाँ वेडनेसडे यूवियन नाम के लड़के से मिलती है जो मधुमक्खी पालने के क्लब में उनसे पहले मिल चुका था और दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। वो दोनों बातें करने लगते हैं और आसपास की चीजों को देखते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहाँ के केयरटेकर अर्लिन से मिलते हैं जो उन्हें पिलग्रिम वर्ल्ड घुमाते हुए जोसेफ ब्रैक्सटन की खूबसूरती के बारे में बताती है। वेडनेसडे को ये सारी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो अर्लिन से उसके बारे में और जानना चाहती है। अर्लिन बताती है कि उनके पास जोसेफ ब्रैक्सटन के खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, खाने पीने के बर्तन और फैमिली रूम्स भी हैं। वेडनेसडे कहती है कि वो यहाँ काम करना चाहती है, लेकिन अर्लिन कहती है कि उसे रेनोवेट किया जा रहा है इसलिए वो वहाँ काम नहीं कर सकती और कहती है कि वो सब ये ओल्ड फर्जी में काम करेंगे और घूमने आए हुए लोगों को केक बांटेंगे। बाद में वेडनेसडे और यूकिन ब्रैक्सटन के फैमिली रूम में घुस जाते हैं। वहाँ वेडनेसडे को तस्वीर मिलती है जिसमें वो लड़की भी होती है जिसे वेडनेसडे ने अपने विजन में देखा था। थोड़ी देर के बाद उसे वो किताब भी मिल जाती है जो उस लड़की ने पकड़ी होती है। वेडनेसडे देखती है कि उस किताब के सारे पन्ने खाली हैं, इसलिए उसे शक होता है कि ये किताब नकली है। तभी वहाँ यूकिन के साथ अर्लिन आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे उसे असली किताब के बारे में पूछती है तो अर्लिन झिझकते हुए बताती है कि 1 महीने पहले वो किताब चोरी हो गई थी। इसके बाद वो कॉफी शॉप में वापस ट्रेलर से मिलती है और वो दोनों जोसेफ के बारे में पता करते हैं। ट्रेलर कहता है कि ओरिजिनल मीटिंग हाउस का जो हिस्सा बचा हुआ है वो जंगल में है और पूरी तरह खंडर हो चुका है, जिसका इस्तेमाल अब क्रैश पैड के रूप में किया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे जोसेफ ब्रैक्सटन की वो इस जगह की तलाशी करने के लिए थिंग के साथ फौरन से जंगल में जाती है। इस दौरान उन्हें एक बेघर आदमी मिलता है, लेकिन थिंग उसका दम घोटने लगता है और उसे डराकर भगा देता है। तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है और वो खुद को 400 साल पहले के टाइम में देखती है, जहाँ वो सुनहरे बाल वाली लड़की दिखाई देती है जिसे वेडनेसडे पहले भी अपने विजन में देख चुकी थी। उस लड़की को गाँव वालों ने घेर रखा था और वो उसे शैतान की सुल्तान कहकर पुकार रहे थे। तभी वहाँ जोसेफ ब्रैक्सटन आ जाता है और उस लड़की को गुड़ी एडम्स कहकर बुलाता है। वो कहता है कि गुड़ी एक डाइन है और उसे भी उसकी माँ और दूसरे आरोपी के साथ खेत में मर जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए क्यूटी कहती है कि जोसेफ ने उसकी जमीन हड़पी है, बहुत से निर्दोष लोगों की जानें ली है और उनकी शांति छीनी है। जोसेफ को गुस्सा आता है और वो गुड़ी को थोड़ी देर तक घूरता है और फिर उस खेत में आग लगा देता है। गुड़ी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो वह गुप्त दरवाजे से निकलकर वहाँ से भाग जाती है। वेडनेसडे वहाँ छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। गुडी जल्दी वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि जोसेफ अपनी लड़ाई तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो सबको मार नहीं देगा। इस खुलासे के बाद वेडनेसडे असली दुनिया में आ जाती है। वो थिंग को सब कुछ बताती है जो उसने अभी भी देखा था। उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक उन्हें वही भयानक राक्षस नजर आता है जिसने रॉबिन को मारा था। उसी रात बारिश होने लगती है। वेडनेसडे बारिश में भीगते हुए उसके पीछे भागती है, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाता है। वेडनेसडे इसके पैरों के निशान का पीछा करती है, लेकिन अचानक वो निशान इंसान के पैर के निशान में बदल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो राक्षस कोई इंसान ही है। तभी वेडनेसडे ज़ेवियर से टकरा जाते हुए सब कुछ बताती है जो उसने देखा। ज़ेवियर उन पैरों के निशान को देखना चाहता है, लेकिन बारिश की वजह से पैरों के निशान मिट जाते हैं। अगले दिन शहर में जोसेफ ब्रैक्सटन की नई मूर्ति के लिए सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वेडनेसडे जेरिको के मार्शियन बैंड के साथ टोंग स्ट्रॉप का म्यूजिक प्ले करती है और शहर के मेयर और प्रिंसिपल लैरिसा मूर्ति का उद्घाटन करते हैं। तभी थिंग्स वेडनेसडे के ऑर्डर के मुताबिक मूर्ति को ब्लास्ट कर देता है और सब लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। वेडनेसडे की आंखों में बदले की चमक दिखाई देती है और वो अब भी वायलिन बजा रही होती है। इसके बाद लैरिसा वेडनेसडे पर चिल्लाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वेडनेसडे ने किया है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वेडनेसडे लैरिसा पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि वो जंगल में होने वाले उन्हीं हादसे का सच जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। उस रात वेडनेसडे को मिलने वाला बेघर आदमी जंगल में दिखाई देता है। तभी वो राक्षस उस पर हमला कर देता है। उस बूढ़े आदमी के पास एक कैमरा था जिसमें वहाँ की तस्वीरें कैद हो जाती हैं। कुछ समय बाद पुलिस हेड और उसकी टीम जंगल से उस खंडर तक पहुँच जाते हैं और उन्हें उस बेघर बूढ़े आदमी की बॉडी मिलती है। उन्हें वो कैमरा भी मिलता है जिसमें हादसे के वक्त की फुटेज होती है। जो असली गुनाहगार है उनको सामने ला सकता है। जब कैमरे की तस्वीरों को बढ़ा के देखा जाता है तब पुलिस हेड हत्यारे का चेहरा देखते हैं। वो एक राक्षस का चेहरा था जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी के बुरे सपने से निकल कर आया हो। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।